अरे अगर सारी सब्जियों को पानी दे दिया हो तो जल्दी से इन बाकी सब्जियों को भी तोड़ लो। कहीं यहाँ अगर राजा जी आ गए और उन्होंने हमें यहाँ इस तरह देख लिया तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। अर्पिता शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जानती हो ना हमारी इस गुस्ताखी की सजा क्या हो सकती। कहीं राजा जी ने हमें फांसी की सजा दे दी तो। मैं तो पहले ही कहती थी कि इस आलीशान महल के नीचे जमीन में खेती मत करो। देखा, हम हो गई ना परेशानी। अरे एक दूसरे से बात में लड़ लेना, पहले चलो यहाँ से। आखिरकार ये सभी 10 बहुएं थी कौन जो इस आलीशान महल के नीचे जमीन में खेती कर रही थी, और क्यों ये इस महल के राजा से इस तरह डर रही थी? क्या ये सभी इसी महल की बहू थी या कोई ऐसा राज था जो हमें अभी तक मालूम नहीं है? तो आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। जंगली जानवरों से देखो, आज भी इन्होंने हमारी कितनी फसल खराब कर दी। जंगल के पास खेत होगा तो फसलों का ये हाल तो होगा ही। हर रोज जंगल से जंगली सांड बैल रात में हमारे खेत में घुस आते हैं और हमेशा खेत का नुकसान कर देते हैं। काश हम इस खेत को बेच पाते और कई ठीक जगह पर खेत लेकर खेती कर पाते, लेकिन ऐसा भी तो मुमकिन नहीं है ना। जंगल के पास होने की वजह से कोई भी हमारा ये खेत खरीदेगा नहीं, और ना ही हमारे पतियों की इतनी कमाई है कि हम लोग कहीं दूसरी जगह खेत ले सकें। मेरी मानो तो अब से हम लोग दिन के साथ साथ रात में भी यही खेत पर मशाल लेकर रुकेंगे और जंगली जानवरों से अपनी खेत की रक्षा करेंगे। वो सभी बहुएं दिन भर तो खेत की निगरानी करती ही करती। रात होने पर भी अब सभी मशाल जलाकर खेत के चारों तरफ बैठ जाती। जो भी जंगली जानवर उनके खेत की तरफ बढ़ता है तो आग देखकर डर के वापस जंगल में भाग जाता। कुछ दिनों तक तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है, लेकिन आज एक जंगली बैल इन सभी बहुओं की तरफ बढ़ता है और आग देखकर भी नहीं डरता। अरे ये बैल तो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है, कहीं ये हम पर हमला तो नहीं कर देगा। अरे हमला कर देगा नहीं, ये तो हमला ही करने वाला है, भागो यहाँ से। जंगली बैल को देखकर सभी बहुएं वहां से भागने लगती हैं। वो बैल सबसे पहले तो उन बहुओं के पूरे खेत की फसल को बर्बाद कर देता है और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागता है। सभी बहुएं अपनी जान बचाकर एक गुफा में छुप जाती हैं और बैल के जाने तक का इंतजार करती हैं। इस जंगली बैल ने तो हमारी सारी फसल खराब कर दी, अब हम लोग क्या करेंगे? ये गुफा कौन सी है? आज से पहले तो मैंने कभी ये गुफा नहीं देखी। लगता है अंदर से भी काफी बड़ी है। चलो चलकर देखते हैं। वो सभी बहुएं जैसे ही उस गुफा के थोड़े अंदर जाती हैं तो एकदम से एक काफी बड़ी जगह पर पहुंच जाती हैं। अरे ये जगह तो कितनी ज्यादा बड़ी है, ये तो हमारे खेत से भी ज्यादा बड़ी जगह है। यहाँ की जमीन भी कितनी उपजाऊ है। तुम लोग जानते हो ये कौन सी जगह है? ये हमारे राजा जी चंद्रभान जी के आलीशान महल के नीचे की जगह है। हमारे राजा तो अक्सर बाहर ही रहते हैं और कभी कभार ही अपने काम के सिलसिले में महल आते हैं। अगर राजा जी कभी कभार इस महल में आते हैं तो क्यों ना हम इस जमीन में ही खेती करें। हम इस आलीशान महल के नीचे खेती करेंगे। तुम लोग तो जानती हो ना, जंगली बैल ने हमारे सारे खेत को बर्बाद कर दिया है। अब हम वहाँ कैसे खेती कर सकेंगे? लेकिन क्या यहाँ खेती करना ठीक रहेगा? कहीं राजा जी ने हमें यहाँ खेती करते हुए पकड़ लिया तो जानती हो ना हमें कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। राजा जी पकड़ेंगे तब ना, जब हम उन्हें यहाँ मिलेंगे। तुम तो जानती हो कि जब भी राजा जी यहाँ आते तो पूरे गांव में किस तरह शोर शराबा हो जाता है। जैसा हमें पता चलेगा राजा जी यहाँ आए हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे, और वैसे भी वो बस सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ आते हैं। सभी बहुएं उस गुफा से निकलती हैं और सीधा अगले दिन खेती करने के लिए सारा सामान महल के जमीन के नीचे के लिए ले जाती हैं और पूरी जमीन में अच्छे से खुदाई कर उसमें बीज डालने लगती हैं। हमने इतनी मेहनत तो करी है, लेकिन क्या हमें इस मेहनत का फल मिलेगा? भगवान जी हमारी मेहनत को जाया मत होने देना और हमें हमारी मेहनत का फल जरूर देना। भगवान जी हमारी जरूर सुनेंगे, तुम देखना सब ठीक होगा। सभी बहुओं की उस आलीशान महल के नीचे वाली खेती कुछ समय में रंग लाती है और अब धीरे धीरे उस खेत में से हल्की हल्की फसलें निकलना शुरू हो जाती हैं। और कुछ वक्त में अब किसी जगह आलू उग रहे थे तो किसी जगह प्याज टमाटर तो किसी जगह मटर गाजर उग रहे थे। ये सारी सब्जियां तो काफी अच्छी तरह से उगी है, चलो अब इन्हें बेचते हैं। आखिरकार हम सबकी मेहनत रंग लाई। अलग अलग सब्जियां तोड़ती हैं और अब गांव के बाजार में जाकर सब्जियां बेचती हैं। इसी तरह ही वो सभी बहुएं महल के नीचे सब्जियों की खेती करती हैं और उनके उगने के बाद उन्हें गांव भर में बेचती। समय गुजरता है और उस आलीशान महल के राजा अपने परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए महल में रहने के लिए आ रहे होते हैं, जिसकी खबर पूरे गांव भर में फैल चुकी थी। और जैसे ये खबर उन 10 बहुओं को पता चलती है तो हे भगवान, राजा जी आ रहे हैं, हमें जल्दी से उस गुफा के रास्ते होकर आलीशान महल के नीचे पहुंचना होगा ताकि हम काफी सारी सब्जी इकट्ठा करके रख लें और जब तक राजा जी यहाँ रहें तब तक हम सब्जियों को बेचकर अपना गुजारा चला सके।
सभी बहुएं उस आलीशान महल के नीचे जाती हैं और जल्दी से ढेर सारी सब्जियां तोड़कर उस गुफा के रास्ते से निकलकर अपने घर आ जाती हैं। और जब तक राजा जी उस महल में रहते हैं तब तक उन्हें सब्जियों को बेचकर वो सभी अपना गुजारा चलाती हैं और राजा जी के जाते ही दोबारा से वहां खेती करने लगती हैं। हर रोज की तरह वो सभी बहुएं जमीन के नीचे बैठकर सब्जियों की खेती कर रही होती हैं कि तभी अचानक राजा जी महल में आ जाते हैं, जिसकी खबर से वो सभी काफी परेशान हो जाती हैं। मैंने तो पहले ही कहा था इस आलीशान महल के नीचे खेती मत करो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अगर सुन ली होती तो आज ये सब नहीं होता। मुझे तो डर है कि राजा जी यहाँ नीचे आ गए तो। अपने उस आलीशान महल को छोड़कर आलीशान महल के नीचे जमीन में क्यों आएंगे? तुम लोग तो काफी ज्यादा परेशान हो रही हो। अब जल्दी जल्दी सब्जी इकट्ठा करो, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। जल्दबाजी में वो सभी बहुएं थोड़ी बहुत सब्जियां ही उस गुफा के रास्ते से बाहर ले जा पाती हैं और कुछ दिनों तक उन सब्जियों को बेचकर अपना गुजारा चलाती हैं। लेकिन जहां अब एक तरफ उनकी सब्जियां खत्म हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें खबर मिलती है कि चंद्रभान राजा अपने आलीशान महल में अब कुछ और दिनों तक रुकने वाले हैं। अब हम क्या करें? लगता है अब दोबारा से हमें वहां जाना होगा और सब्जियां लानी होंगी। लेकिन कहीं अगर हमें राजा जी या उनके सैनिकों ने देख लिया तो? यही तो परेशानी है, लेकिन हमें जाना तो होगा ना, वरना हम लोग अपना गुजारा कैसे चलाएंगे? सभी बहुएं डरते हुए उस गुफा के रास्ते से होकर अपनी जमीन के नीचे वाली खेती की तरफ जा रही होती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ, राजा जी, इस कक्ष में हम लोग हथियार रखते हैं। वो कक्ष हथियारों से भर चुका है, बाकी के हथियार कहाँ रखें? एक काम करो, तुम लोग उन सभी हथियारों को लेकर हमारे आलीशान महल के नीचे जो गुप्त रास्ते के लिए जमीन खोदी थी वहां ले जाकर उन्हें रख दो। चंद्रभान अपने सैनिकों के साथ जैसे ही अपनी आलीशान महल की जमीन के नीचे पहुंचता है तो वहां सब्जियों की खेती देखकर काफी हैरान होता है। अरे, यहां ये सब्जियों की खेती किसने की है? राजा जी, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम लोग जानते हो कि हमारा गुप्त मार्ग है ये, और यहां पर किसी ने सब्जियों की खेती कर दी और तुम लोगों को पता भी नहीं है। चंद्रभान अपने सैनिकों के साथ वहीं खड़ा होकर इंतजार करता है कि तभी वहां वो सभी बहुएं सब्जी लेने के लिए आती हैं। उन सभी बहुओं को देखकर चंद्रभान समझ जाता है कि खेती इन्होंने ही की है। जरूर तुम दूसरे राज्य की गुप्तचर हो, तभी तुमने हमारी गुप्त जगह को ढूंढा और यहाँ पर सब्जियों की खेती के बहाने आती हो। बताओ तुम्हें और क्या क्या पता है, वरना हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। नहीं राजा जी, हमें नहीं पता था कि गुफा से होकर आने वाला रास्ता ये आपका गुप्त रास्ता है। हमने यहाँ ये खेती अपनी खुशी से नहीं की, बल्कि इसके पीछे हमारी मजबूरी थी। सभी बहुएं राजा जी के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर उन्हें अपनी सारी कहानी बताती हैं, जिसे सुन, तुम लोगों की परेशानी जानकर मुझे तुम्हारे लिए दुख हुआ, लेकिन तुम लोग यहाँ इस तरह खेती नहीं कर सकती। ये जगह मैंने इसलिए बनवाई थी कि अगर कल को कोई दुश्मन हमारे यहाँ शाही आलीशान महल पर हमला कर दे तो हम इस रास्ते से होकर बाहर निकल सके, और इसलिए हम तुम्हें यहाँ खेती करने की अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन तुम्हारी परेशानी को देखते हुए हम तुम्हें अपने महल के बाहर खेती करने की अनुमति देते हैं। तुम जो भी सब्जियों की खेती करोगी वो सब्जी हम तुमसे लेंगे। राजा जी, ऐसे ही लोग आपको भगवान नहीं कहते। धन्यवाद राजा जी, आपका धन्यवाद। चंद्रभान उन सभी 10 बहुओं को अपने आलीशान महल के बाहर खेती करने के लिए जमीन दे देता है, जिस पर अब सभी बहुएं खेती करती हैं और सारी सब्जियां राजा को बावर्ची खाने तक पहुंचाती हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छा मुनाफा होता है। वहीं कुछ दिनों में सभी बहुएं अपने मुनाफे के पैसों से अलग अलग जगह पर भी खेती के लिए जमीन ले लेती हैं और इसी तरह अपनी खेती के काम को जारी रखते हुए एक हंसी खुशी जिंदगी जीती हैं। ओह, बहुत ज्यादा ही ठंड है, हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं। इतनी देर से लकड़ी काट रही हूँ, अब तक एक लकड़ी भी नहीं कटी है। हम सब इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ हुआ भी नहीं है। ऐसे तो हो गया हमारा काम। अरे तुम पांचों क्या समझती हो खुद को? तुम पांचों के जुगाड़ से अब ये घर चलेगा? मेरे बेटे ने इतनी मेहनत करी है, वो तो कुछ कर नहीं पाए, तुम पांचों क्या कर लोगी? माँ जी, वैसे भी हमारे पास कोई रास्ता तो है नहीं। जुगाड़ करके अगर कोई और रास्ता निकल जाए तो क्या ही बुराई है। आप हमें ऐसे निराश मत करिए, हम जो कर रहे हैं ना वो करने दीजिए। मैं भी देखती हूँ तुम पांचों के जुगाड़ से क्या ही हो जाता है। कितने दिन तुम लोग ये जुगाड़ कर लोगी? अरे कितने दिन जुगाड़ के भरोसे तुम घर चलाने की कोशिश कर लोगी? सरिता अपनी पांचों बहू को ये क्यों कह रही थी कि जुगाड़ से घर चलाना मुश्किल है, और सरिता की पांचों बहुएं जुगाड़ से घर कैसे चलाने वाली थी? वो लकड़ी क्यों काट रही थी? पांचों बहू के जुगाड़ के बारे में जानने के लिए हम कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। एक छोटे से घर में सरिता अपनी 5 बहू के साथ रहती थी।
अरे कब खाना बनेगा? मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही है, कब से बोला हुआ है कि खाना बना दो। अब तक तुम पांचों से खाना नहीं बनाया गया क्या? माँ जी खाना रख दिया है चूल्हे पर, थोड़ी देर में बन जाएगा, थोड़ा तो इंतजार करना ही पड़ेगा ना। हाँ बस इंतजार ही करती रहती हूँ, तुम लोग काम जल्दी नहीं कर पाती हो ना। माँ जी थोड़ा तो सब्र करिए ना, खाना बन रहा है, थोड़ी देर में बन जाएगा। सरिता अक्सर ही अपनी बहू पर गुस्सा करती रहती है। थोड़े समय में उन चारों के पति आ जाते हैं। खाना बन गया क्या? हाँ बन गया, लेकिन आप चारों इतना उदास क्यों हैं? अब हम उदास नहीं हो तो क्या करें, हमारे पास एक ही ऑटो है, कोई भी एक चलाता है तो बाकी के चारों को घर में ही बैठना पड़ता है, और फिर हम चारों घर पर कैसे बैठ सकते हैं? खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है। अगर हमारे पास 2-3 ऑटो होते तो हम सभी मेहनत कर रहे होते, किसी एक के ऊपर भार नहीं होता। कोई भी एक काम करे, बाकी के चारों को घर पर बैठना पड़ता है, और तुम तो जानती हो इस ठंड में खाली बैठना कितना मुश्किल होता है। काश हमारे पास कोई दूसरा काम होता। अपने पतियों को उदास देखकर पांचों बहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं कब हमारे घर के हालात सुधरेंगे। हमारे पति हमेशा ही घर को लेकर परेशान रहते हैं, घर के लिए इतनी चिंता करते हैं, लेकिन उनकी चिंता परेशानी पता नहीं कब हल होगी। ऊपर से ठंड इतनी बढ़ती जा रही है और हमारे पास ढंग के स्वेटर तक नहीं है। पांचों बहुएं बहुत ज्यादा समझदार थीं। वो अक्सर अपनी परेशानियों को समझकर परख के चलती थीं। कुछ दिनों बाद ठंड ज्यादा पड़ने लगती है और जिस वजह से पांचों के पतियों का ऑटो खराब होने लगता है। अरे यार, इस ऑटो को भी अभी खराब होना था, इसका पहिया बिगड़ गया है। वैसे भी ये ऑटो अब ज्यादा नहीं चल पाएगा। ऑटो नहीं चल पाएगा तो फिर हम क्या करेंगे भैया? पता नहीं, घर चलते हैं, घर जाकर ही सोचेंगे। पांचों पति ठंड से कांपते हुए चुपचाप घर आ जाते हैं। अपने पतियों की चुप्पी से पांचों बहुओं को शक होता है और पूनम कहती है, आज आप सब लोग घर पर क्यों हैं? आज कोई भी ऑटो चलाने नहीं जाएगा क्या? ऑटो का टायर खराब हो गया है और अब कुछ दिनों में वैसे भी ऑटो हमें बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑटो की हालत बहुत बुरी हो गई है। अगर आप लोग ऑटो बेच दोगे फिर काम क्या करोगे? हमारा घर कैसे चलेगा? ये तो अब हमें भी नहीं पता, क्योंकि ऑटो की हालत काफी खराब है। वो इस्तेमाल के लायक बचा ही नहीं है। जितना हम इस्तेमाल करेंगे उससे ज्यादा तो उसमें पैसे डालने पड़ जाते हैं। वैसे आप इस ऑटो को बेचिए मत। मैं क्या कह रही हूँ, हमारे पास तो कोई काम है नहीं, तो इस ऑटो को हम अपने जुगाड़ बैठाकर ढाबा बना लेते हैं। क्या जुगाड़ से ढाबा? ये क्या कह रही हो भाभी? आप जुगाड़ू ढाबा कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है। देखिए हम पांचों बहुएं, आपको तो पता ही है कितनी जुगाड़ू हैं। हम जैसे तैसे करके उस ऑटो को चलता फिरता जुगाड़ू ढाबा बना देंगे। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और भाभीयों के हाथ का खाना तुम सबने खाया है। भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है। अगर ये काम करना शुरू करेंगी तो क्या पता कुछ फायदा ही हो जाए, और हम पांचों भी जब तक दूसरा काम ढूंढ लेंगे। शायद तुम सब सही कह रही हो, मैं इस काम में तुम्हारे साथ हूँ। अगले ही दिन पांचों बहुएं जुगाड़ से अपना चलता फिरता ढाबा बनाने की तैयारी शुरू कर देती हैं। हम जंगल से लकड़ियां ले आते हैं, लकड़ियों से छत बना देंगे, बैठने के लिए जो मुड़ा जाता है वो वाली टेबल बना देंगे ताकि सब आराम से खा सके। पांचों बहुएं जंगल से तुरंत लकड़ी लेकर आती हैं और उसे काटने लगती हैं। ये सब देखकर सरिता कहती है, तुम सब लोग छोड़ दो, मेरी बात मान जाओ, ये सब तुम सबके बस की बात नहीं है। माँ जी, बस की बात भले ही ना हो, लेकिन अब हमें अपने बस में बात लानी पड़ेगी, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए हैं। पांचों लकड़ियों से अपने ऑटो की छत बनाती हैं और बैम्बू से लंबी चौड़ी दीवार बनाने लगती हैं। पूनम जरा दूसरी तरफ से पकड़ना, तो इसे हम दीवार की तरह बना देंगे ताकि हवा ना आए। ठीक है। बैठने के लिए टेबल भी बनाती हैं और पूरा जुगाड़ से चलता फिरता लंबा चौड़ा एक विशाल ढाबा तैयार कर देती हैं। लो, हमारा ढाबा तो बन गया, और मुझे ऑटो चलाना आता भी है। हमें कहीं भी जाना होगा हम इसी के साथ चले जाएंगे। वैसे भी ये ऑटो कहीं खड़ा रहेगा तो ज्यादा चलेगा। पांचों बहुएं अपने चलता फिरता ढाबा लेकर कॉलेज के बाहर खड़ी हो जाती हैं, जहां काफी ठंडी हवा चल रही होती है। ये बहुत सही जगह है। अभी बच्चों की छुट्टी होगी तो बच्चे हमारे ढाबे में कुछ ना कुछ खाने जरूर आएंगे, लेकिन यहाँ कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। इस ठंड में हम लोग कैसे खड़े होंगे? कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम ढाबे के अंदर चूल्हे के पास खड़े रहेंगे जहाँ खाना बनता है, वहीं से गर्माहट मिलेगी। हाँ 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 हाँ, ये सही रहेगा। मैं तो जा रही हूँ, वहीं खड़ी रहूंगी, खाना भी बना दूंगी। तभी एक एक करके वहां लोग आने लगते हैं। कॉलेज के बाहर बच्चों को पांचों बहू का खाना बहुत पसंद आता है। आंटी, आपका खाना तो बहुत टेस्टी है, और ये ढाबा कितना यूनिक है। ये लकड़ी से बना है ना? हाँ, ये लकड़ी से बना है, लेकिन यहाँ ठंड भी कितनी ज्यादा लग रही है। खाना और ढाबे से क्या होगा, ठंड भी तो कितनी ज्यादा है। बच्चों की बात सुनकर पांचों बहुएं सोच में पड़ जाती हैं।
हमारा ढाबा तो लकड़ी का है, तो अब हम कल से तसले में आग भी जला देंगे ग्राहक के लिए, जिससे हम अपने ढाबे को आसानी से यहाँ से वहाँ ले जा भी पाएं। लोगों में जुगाड़ू बहू का चलता फिरता ढाबा मशहूर होने लग रहा था। कुछ दिनों बाद पांचों बहुएं अपने चलते फिरते ढाबे को लेकर फैक्ट्री के बाहर खड़ी हो जाती हैं। यहाँ सही है, यहाँ अभी लंच का टाइम होगा तो सब खाना खाने के लिए तो आएंगे। हमारे ढाबे का दाम भी कम है तो लोग आसानी से खा सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। और मैंने आज अंगीठी में आग जला के रखी है, उसमें कोयला गर्म हो रहा है, किसी को ठंड भी नहीं लगेगी। और ये जो बैठने वाली कुर्सियां है ना, इसको अभी मत खोलना, जब कोई आएगा तभी खोलेंगे ताकि जगह कम लगे। अपने जुगाड़ से वो कमा भी लेते थे और सबको स्वाद भी बराबर देते थे, जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कुछ दोस्त आते हैं और तसले में हाथ सेकने लगते हैं। अरे, आपका ये चलता फिरता जुगाड़ू ढाबा कहाँ मिलता है? इतना नाम सुना है लेकिन दर्शन आज हुए हैं। आप हमारे ढाबे का नाम सुनकर आए हैं? और नहीं तो क्या, इतना नाम सुना था, कब से सोचा था कि चलता फिरता जुगाड़ू ढाबे का खाना खाना है। वैसे आपको ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि ये तो काफी अलग है। हमने तो बस काम करने के लिए जुगाड़ू ढाबा तैयार किया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि लोगों को इतना पसंद आएगा। अरे, पसंद क्यों ना आए, है ही इतना कमाल का। आप यहाँ ठंड से बचने के लिए आग भी जला कर रखती हैं ताकि ग्राहक को ठंड न लगे। हाँ, तसले में या अंगीठी हमेशा ही आग जलाते हैं। यहाँ कहीं बैठने की जगह नहीं है क्या? आप रुकिए, मैं अभी कुर्सी निकालती हूँ। जूही मोड़ने वाली कुर्सी खोलती है और बैठने के लिए दे देती है। अरे, ये कुर्सी थी? इतनी देर से मुझे लगा कि ये लकड़ी पड़ी है। हाँ, ये जुगाड़ वाली कुर्सी है, जब ग्राहक आते हैं तो बैठने के लिए देते हैं। ये जुगाड़ तो काफी अच्छा काम वाला है। कुछ दिनों बाद उनके ग्राहक आपस में बात कर रहे होते हैं। मेरा ऑटो खराब हो गया है, सोच रहा हूँ बेचने की। माफ करना भाई साहब, आपको यूं बीच में टोक रही हूँ। आप अपना वो ऑटो हमें बेच दीजिए। लेकिन वो ठीक हालत में नहीं है। कोई बात नहीं, हमें चल जाएगा। ठीक है फिर। एक के बाद एक ऐसे ही 5 ढाबे हो जाते हैं जिनसे अच्छी कमाई होने लगती है। अब हम अपना घर बनवा सकते हैं, पैसे जमा हो गए हैं। मुझे माफ कर दो बहुओं, मैंने हमेशा तुम पांचों को नजरअंदाज किया, लेकिन तुम पांचों के जुगाड़ ने हमारा भविष्य ही सुधार दिया। माँ जी, आप रोइए मत, अब बस खुशी के दिन हैं। इसी के साथ अंत में पांचों जुगाड़ू बहुएं अपने चलते फिरते ढाबे से खूब तरक्की करती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आपने भी कोई ऐसा जुगाड़ू चलता फिरता ढाबा देखा है?